जब शशि रंजन की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई थी। तेज, टूटी हुई, घबराई हुई सांसें। उसकी आंखों के सामने गुप्त अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जहां अपनी हाथ तक को ना देखा जा सके। कुछ पल के लिए शशि रंजन को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई, क्या वो जिंदा था भी या नहीं। शशि रंजन को जंगल के अंधेरे से डर लगता था। धीरे धीरे उसके कानों में जंगल का शोर समाना शुरू हो चुका था। पेड़ों से टकराती ठंडी हवा, कहीं दूर रात में चीखता कोई अजीब परिंदा, जैसे पूरा जंगल जाग रहा हो और उसी का इंतजार कर रहा हो। शशि रंजन हिलने की कोशिश करता है। एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसका दायां कंधा बुरी तरीके से घिस चुका है। उसके माथे से बह रही खून की धार उसकी आंखों के पास जमा हो रही थी। ज़मीन पे पड़ा उसका बेजान हाथ धीरे धीरे हरकत में आ रहा था। ज़मीन गीली थी, बहुत ज़्यादा गीली, जैसे अभी कुछ देर पहले वहाँ पर कुछ गिरा हो। शशि रंजन घबरा जाता है, आसपास देखता है। लंबे काले पेड़, अंधेरे में हिलती उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और उनके बीच फैला वो खामोशी जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे। तभी उसकी आंखों के सामने वो साफ तस्वीर चली आती है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तू ज्यादा पीछे मत जा, गहरी खाई है। अबे डोंट वरी, कुछ नहीं हो रहा। और सुन, फोटो थोड़ा वाइड में खींचियो ताकि पहाड़ और मैं सही से आ जाए। आ रही है? हाँ। थोड़ा कैमरा ना ऊपर कर दे ताकि ये पीछे की खाई भी दिखे। तू पीछे मत जा। और अबे डर मत, कुछ नहीं हो रहा। शशि! शशि रंजन उस अंधेरे में अकेला लेटा हुआ था और वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ये शायद भगवान की दुआ थी कि इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी उसे सिर्फ मामूली जख्म ही लगे थे। अचानक जंगल की खामोशी टूट गई। शशि रंजन के बाएं कान की ओर झाड़ियों के हिलने का शोर सुनाई देता है, जैसे कोई जंगली जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ भागा हो। उसकी आंखों की पुतली तुरंत उस ओर मुड़ जाती है, पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो अपना जख्मी हाथ टाइट जीन्स की पॉकेट में डालकर फ़ोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। फ़ोन की स्क्रीन बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी थी। बस फ़ोन के कोने में हल्की रोशनी के साथ वक्त चमक रहा था और वक्त हो रहा था रात के 12:03। शशि ने अपने कांपते हाथों से अपने फ़ोन को हवा में झटकाया। उसके फ़ोन में रोशनी जल उठी। उसने फ़ोन की रोशनी तुरंत उस ओर घुमा दी जहां झाड़ियों में अभी अभी हलचल हुई थी, पर वहां हिलती झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था। उसके सर के पीछे सूखी टहनी टूटने की आवाज़ जंगल की खामोशी को तोड़ चुकी थी। उसका दिल कुछ पल के लिए रुक चुका था। वो साफ महसूस कर सकता था कोई चीज़ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वो तुरंत पलटा और अगले ही सेकंड उसकी आंखों के बिल्कुल सामने अंधेरे में दो पीली चमकती आंखें तैर रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस तैरते हुए आंखों पर पड़ती है, शशि की आंखें फैली रह जाती है। उसकी आंखों में एक धुंधली तस्वीर उभर कर आती है जहाँ एक काला तेंदुआ उसे घूरता हुआ दहाड़ रहा होता है। बस कुछ पल में वो काला तेंदुआ उस पर हमला करने के लिए पूरा तैयार बैठा था और तभी एक तेज तलवार की आवाज़ पूरे जंगल में शोर कर बैठती है और अगले ही पल वो जो काला तेंदुआ था वो दो टुकड़ों में कटकर ज़मीन पे गिर पड़ता है। उसके शरीर का गर्म खून धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगता है। उसके शरीर दो गोश्त के टुकड़ों में बदल चुका था। शशि रंजन की कांपती नज़रें धीरे धीरे ऊपर उठती है। ठीक उसके सामने 23 साल की जवान लड़की खड़ी थी। लाल बनारसी सिल्क साड़ी, हाथों और गले में भारी आभूषण और उसके हाथों में एक पुरानी तलवार थी जिसके धार से खून टपक रहा था। ये वन अत्यंत भयानक है, हमें तत्काल यहाँ से निकलना होगा। क्या आप चलने में समर्थ हैं?
शीघ्र करे। शशि रंजन का शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो उस अंधेरे भरे जंगल में अपने शरीर को लेके भागने लायक था ही नहीं। लेकिन जब वो अपने पीछे बहुत सारे तेंदुए की आवाज़ अपने पास आते हुए सुनता है तो उसके शरीर पर खुद ब खुद ताकत चली आती है। वो उस लड़की पे भरोसा कर सकता था क्योंकि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। लड़की उसे बताती है कि कहाँ जाना है और दोनों अंधेरे भरे जंगल में भागते चले जाते हैं। और करीबन 1 घंटे भागने के बाद वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पहुँचते हैं। जब शशि रंजन वहाँ पहुँचता है ना, उसके कदम थम जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अब एक विशाल महल के सामने खड़ा था और उस महल की जो बनावट थी यूरोपियन आर्किटेक्चर और हिंदुस्तान राजघराने जैसी दिखाई दे रही थी। दूर से देखने पर वो बकिंगम पैलेस की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी हजारों खिड़कियों के पीछे अनेक कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। उस महल की दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ चुकी थी। आसपास फैला हल्का कोहरा उस जगह को किसी हॉरर फिल्म का सेट बता रहा था। 7 मंजिला ऊंचा वो महल अंधेरे आसमान को छूता शशि रंजन और उस लड़की को देख रहा था। उस महल की हालत बता रही थी कि वो सदियों से बंद था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है कौन सी थी? वो ये थी कि उस महल के विशाल बगीचे में चारों ओर इंसानी कंकाल और खोपड़ी बिखरी पड़ी थी, जिसे देखकर शशि रंजन के माथे में पसीना आ जाता है। संकट अभी टला नहीं है, हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए। शशि रंजन अपनी 26 साल की ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों से मिल चुका था जिससे उसने ये सीख लिया था कि लोगों के शब्दों के पीछे छुपा नीयत को कैसे देखा जाए। जब उस लड़की ने ये बात कही कि हमें उस महल के अंदर प्रवेश करना चाहिए तो उसके दिमाग में ना एक आशंका की जो घड़ी होती है वो चलने लगी। उसने अपना ये मन बना लिया था, भाई मैं किसी भी कीमत में अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उस लड़की ने ये बात कही, बाहर आदमखोर मानव और राक्षस भटक रहे हैं, यदि भीतर प्रवेश नहीं किया तो इन्हीं कंकालों के बीच तुम्हारी कंकाल भी तभी होगी। अब ये सुनते ही शशि रंजन का जो मन का कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से खो जाता है। उसके सोचने समझने की शक्ति के ऊपर उसका डर हावी होने लगता है। महल का दरवाज़ा 60 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं था। हल्की गर्म पीली रोशनी थोड़े खुले दरवाजे के कारण बाहर की ओर चली आ रही थी। वो जो अनजान लड़की है बड़े से दरवाजे को अपनी दोनों हाथ की ताकत से धक्का देकर खोलती है। दरवाज़ा खुल जाता है और शशि रंजन अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि फर्श पर कोई भी धूल का कण नहीं था और दीवारों पर वक्त की कोई भी दरार नहीं थी। सोफ़ा, फर्नीचर और महल का हर एक सामान नया सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन सारी चीज़ों को ना अभी अभी सजाया गया हो। शशि रंजन के पाँव से खून बहकर फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। जब वो लड़की ये चीज़ देखती तो वो कहती है कि तुम सोफे पे बैठ जाओ, तुम्हें मलहम पट्टी की आवश्यकता है, मैं अंदर से जाकर लेकर आती हूँ। शशि रंजन उस चमड़े के सोफे पर जाके आराम से बैठ जाता है। वो अपना फ़ोन चेक करता है। फ़ोन पर अभी जो वक्त हो रहा था वो हो रहा था 1:30। उस सोफे पे बैठे बैठे शशि रंजन की कब आँख लग जाती है उसे खुद इस बात का पता नहीं चलता। जब उसकी आँख खुलती है तो वो महसूस करता है कि आसपास सब कुछ बदल चुका है। वो महल बाहर की तरह खंडर बन चुका है। जिस सोफे पर वो लेटा था वो अब पूरी तरीके से धूल में ढका हुआ है और उस पर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। खटमल और कान खजूरे धीरे धीरे यहाँ से वहाँ रेंग रहे हैं। ये देखते ही शशि रंजन झटके से वो सोफ़ा छोड़ देता है। उसका ध्यान तुरंत अपने पैरों की ओर जाता है जहाँ बह चुका खून अब जमकर काली पपड़ी का रूप ले चुका था। जैसे ही वो अपना पैर हिलाने की कोशिश करता है उसे तेज़ दर्द महसूस होता है। शशि रंजन की नज़र खिड़की की ओर जाती है। महल की हर खिड़की पर मोटे लोहे के सरिये कुछ इस तरीके से लगाए गए थे जैसे अंदर का कोई इंसान बाहर ना जा सके और बाहर का कोई इंसान अंदर ना आ सके। खिड़की के उस पार अभी भी रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। पर तुम्हें पता है समय कितना हो रहा था? सुबह के 11 बज रहे थे।
11 AM। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है ना, वो एक चीज़ अच्छे से समझ चुका था कि वो लड़की और वो खुद किसी मायावी जाल में फंस चुके हैं। उसकी नज़र दरवाजे की ओर जाती है। दरवाज़ा बंद था। वो अपने दोनों हाथ दरवाजे की कुंडी पर टाइट से पकड़ता है और एक पैर दीवार पर रख कर कुंडी को ज़ोर से खींचने लगता है। पुरानी जंग खाई कुंडी दरवाजे से बाहर निकल आती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। शशिरंजन को एक चीज़ याद आती कि जो लड़की उसे यहाँ लेकर आई थी वो तो यहाँ है ही नहीं। क्या वो किसी खतरे में है? वो महल इतना विशाल था कि हर तरफ अंधेरा फैला था। किसी इंसान की वहाँ एक कदम आगे बढ़ाने में भी जान निकल जाए। शशिरंजन इतना हिम्मत वाला था कि उस अंधेरे में वो यहाँ से वहाँ भागकर उस लड़की की जान बचाने की कोशिश करता है, पर वो जहाँ भी जाए उसे वो लड़की बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जैसे अचानक उस महल से वो लड़की शायद गायब हो चुकी थी। वो एक जगह रुककर अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है। उसकी नज़र दाईं तरफ टंगी एक विशाल तस्वीर पर टिक जाती है। एक बूढ़ा आदमी था, धोती कुर्ता काला कोट पहने, जैसे पुराने भारतीय जमींदार पहना करते थे। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक पुरानी दुनाली बंदूक थी। वो बड़े शान से अपनी मूंछों को घुमा रहा था, जबकि उसका पैर अभी अभी मारे गए इंसान के शरीर पर टिका हुआ था। ज़मीन पर चारों ओर खून फैला था। उसके चेहरे पर फैली एक बड़ी मुस्कान उसे राक्षस होने का सबूत दे रही थी। पर शशिरंजन को सबसे ज़्यादा हैरान एक और चीज़ ने किया था। तस्वीर में एक नहीं 2 लड़कियां थीं और दोनों के चेहरे बिल्कुल सेम, जिसने उसे इस महल में लाया था। एक के चेहरे पर खुशी थी और दूसरे के चेहरे पर मायूसी। तस्वीर के नीचे बाईं ओर एक डेट लिखी थी, 23 मार्च 1834। उसकी नज़र कॉरिडोर की ओर जाती है, जहां अंधेरे और चांदनी की हल्की रोशनी के बीच बिल्कुल वही बूढ़ा आदमी खड़ा उसे घूर रहा है। उसके चेहरे के आसपास खून जमा है, जिसकी कुछ बूंदें फर्श पर गिर रही है। उसके होठों पर एक टेढ़ी हंसी उभर कर आती है। इसे देख उसका गला सूख जाता है। वो घबराकर तुरंत अपना चेहरा तस्वीर की ओर घुमाता है और उसके ठीक सामने वही लड़की खड़ी थी जो लड़की उसे यहाँ लेकर आई थी। वो लड़की इतने करीब खड़ी थी कि शशिरंजन उसकी सांसों की ठंडी हवा अपने चेहरे पे महसूस कर पाता है। वो सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। उसके चेहरे का पूरा भाव बदला हुआ था। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान फैली हुई थी और उसके मुंह पे भी वैसा ही ताज़ा खून लगा था जैसे कुछ पल पहले अभी शशिरंजन ने उस बूढ़े आदमी के मुंह पर देखा था। वो धीरे धीरे शशिरंजन के चेहरे की ओर झुकने लगती है। उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस मोमेंट पे उसे क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है, पर उसके पीछे सिर्फ गहरा अंधेरा था। एक खुला कमरा जिसके अंदर पुरानी सीढ़ियाँ किसी अनजान गहराई में उतर रही थी। शशिरंजन का ध्यान उस ओर जा ही नहीं पाता। उसके पैर लड़खड़ा जाते और अगले ही पल वो उन पुरानी सीढ़ियों से टकराता हुआ नीचे कहीं पहुंच जाता है। जब वो नीचे फर्श पर गिरता है तो उसे अपने पूरे शरीर पर ज़मीन पर फैला कुछ इंच ठंडा पानी महसूस होता है। उस अंधेरे तहखाने में चारों तरफ इतनी सड़ी गली बदबू फैली थी कि वहाँ एक पल भी खड़े हो पाना किसी इंसान के लिए नामुमकिन था। शशिरंजन को तुरंत उल्टी आने लगती है। वो अपने घुटनों के बल बैठता है और अपनी नाक पकड़कर उल्टी करना शुरू करता है। और फिर डर और घबराहट के बीच जैसे ही वो अपने फ़ोन का टॉर्च चालू करता है, टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस अंधेरे में चमक उठती है, शशिरंजन की सांसें थम जाती है, क्योंकि उसके सामने सैकड़ों लाशें छत से उल्टा लटक रही थी। उनके पैर मोटे रस्सियों से बंधे हुए थे। कहीं आदमी था तो कहीं औरत, तो कहीं 3 या 5 साल का छोटा बच्चा। किसी का सर कटा हुआ था तो किसी के पैर, और उनके कटे जिस्म से ताज़ा खून नीचे जमा पानी में इकट्ठा हो रहा था।
ये देखकर शशिरंजन की आंखों में डर बैठ चुका था। उसकी नज़रें धीरे धीरे अपने हाथों और कपड़ों की तरफ जाती है। पानी और खून उसके शरीर से बहते हुए वापस ज़मीन में जमा हो रहा था। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी हवा का झोंका छू के निकलता है, जिसमें घुली एक औरत की आवाज़ उसे कहती है, यहाँ से बाहर निकला। उसकी नज़र बाईं तरफ जाती है, जहाँ एक पुराना दरवाज़ा महल के अंदर कहीं जाता दिखाई देता है। शशिरंजन तुरंत उस ओर बढ़ता है। पानी में पड़ते उसके कदमों की आवाज़ उस विशाल बेसमेंट में दूर दूर तक गूंजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज़ ऊपर से पानी में आ गिरी हो। इस मोमेंट पे उसका गला सूख चुका था। वो धीरे धीरे मुड़कर अपने फ़ोन की टॉर्च बेसमेंट की उस ओर घुमाता है और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती है। छत से लटकती वो सड़ी गली लाशें जैसे मानो जिंदा थी और वो उन मोटी रस्सियों से अपने पैर को खोल रही थी। ये देखने के बाद शशिरंजन एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुकता। वो दौड़ता हुआ बेसमेंट से बाहर निकलता है। उसके सामने पुरानी सीढ़ियाँ थी जो महल की ऊपरी मंजिल की तरफ जा रही थी। वो बिना सोचे समझे उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। सदियों पुरानी वो लकड़ी की सीढ़ियाँ उसके कदमों से चरमरा उठती है, लेकिन उन आवाज़ों से ज़्यादा डरावना कुछ और था। उसे अपने पीछे उन्हीं सीढ़ियों पर कई लोगों के नंगे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। शशिरंजन एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो सिर्फ भागता रहता है और भागते भागते वो उस महल के सबसे ऊपरी मंजिल पर जा पहुंचता है। उसके सामने एक लंबा अंधेरे से भरा कॉरिडोर था, जहां दो रास्ते निकल रहे थे, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। वो भगवान का नाम लेके दाईं तरफ भागता है। वो उस अंधेरे भरे कॉरिडोर में भागता चले जाता है। अचानक उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो उसे इस महल में लेकर आई थी। शशिरंजन के पीछे भागती लाशों की चीख और कदमों की आवाज़ बढ़ती जा रही है, जैसे मानो वो सारी लाशें उसे नोच नोच कर खाने के लिए उतावली हो। शशिरंजन भागते हुए एक चीज़ पे ध्यान देता है कि इस बार लड़की के जो कपड़े हैं ना, वो कुछ बदले हुए हैं। वो नीचे मौजूद जो तस्वीर थी दूसरी लड़की की तरह ज़्यादा लग रही है और वो ना एक कमरे की तरफ ऐसे इशारा कर रही है, जैसे मानो वो कह रही है कि इस कमरे की तरफ तुम्हारी जान बच सकती है। वो अपने कदमों की ताकत बढ़ाता है और वहाँ पहुँचने के लिए अपने शरीर का पूरा जोर लगा देता है। जैसे ही वो उस कमरे में घुस रहा होता है, उसकी निगाहें ना उस लड़की के चेहरे पर टिकती है। उस लड़की के चेहरे पर एक हल्की सुकून भरी मुस्कान चली आती है। शशिरंजन कमरे में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। चारों तरफ बस उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब बस उसके कानों में हाफते गर्म सांसों की आवाज़ और तेज़ हो रखी दिल की धड़कन ही सुनाई देती है। कुछ देर के बाद उसकी सांसें शांत होती है। वो अपने फ़ोन का टॉर्च चालू करता है और उस कमरे का दृश्य वो देखकर भौचक्का रह जाता है। आसान शब्दों में बोलूँ तो हैरान। वो इस वक्त महल के पूजा घर में खड़ा था। पूजा घर की बनावट चारों ओर से पहाड़ी पत्थर से तराशी गई थी। ठीक उसके सामने एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। नमः शिवाय। उसके पीछे लगा एक बड़ा लकड़ी का फट्टा अचानक दीवार से जमीन पर गिरता है। उसकी भयानक आवाज़ पूरे पूजा घर में गूंज उठती है। एक पल के लिए शशिरंजन कांप उठता है। ठंडी हवा का तेज़ झोंका उसके कानों को छूता हुआ निकलता है। वो तुरंत मुड़ता है। उसके पीछे एक विशाल खिड़की थी जो अब तक बड़े लकड़ी के फट्टे से छुपी बैठी थी। बाहर की तेज़ हवा कमरे के अंदर बह रही है। वो उस खिड़की की ओर बढ़ता है। नीचे देखता है, उसे एहसास होता है कि वो 7वीं मंजिल पर खड़ा था। गहराई इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई इंसान वहाँ से नीचे गिरे तो उसका शरीर फटकर छोटे छोटे गोश्त के टुकड़ों में बदल जाए। वो बहुत संभल कर खिड़की पर चढ़ता है। बाहर बहुत तेज़ हवा थी जो उसके बालों और चेहरे से टकरा रही थी। एक पल के लिए वो मुड़कर शिवलिंग की ओर देखता है। हर हर महादेव, ये बोलकर वो हवा में कूद पड़ता है। शशिरंजन का शरीर हवा को चीरते हुए हर बीतते पल के साथ रफ्तार में जमीन की ओर बढ़ता जा रहा है। जमीन के पास जब वो 7 फीट की दूरी पर होता है, अचानक एक गहरी सांस के साथ उसकी आंख खुल जाती है। जमीन पे लेटा वो आकाश को देख सकता था।
सूरज की किरणें उसे परेशान कर रही थी। पर अब बहुत समय बाद वो एक चैन की सांस ले सकता था। पर उसका ऐसा सोचना भी ज़्यादा देर के लिए नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो अपनी गर्दन ज़मीन पे लेटा बाईं ओर घुमाता है, उसकी आंखों के ठीक सामने उसी काले तेंदुए का शरीर 2 टुकड़ों में कट कर फैला पड़ा था। मतलब कि वो वहीं लेटा हुआ था जहाँ से वो लड़की उसे बचाकर लेकर गई थी। इट्स इम्पॉसिबल। क्या मैं सपना देख रहा था? अगर सपना देख भी रहा था तो इसकी लाश यहाँ क्या कर रही है? मैं तो महल से कूदा था। शशि रंजन ये सोच ही रहा होता है कि उसका दोस्त उसे खोजता हुआ कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचता है। शशि, शशि साहब वहाँ। शशि रंजन का दोस्त जब उसके पास पहुंचता है तो उसकी हालत देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके शरीर और चेहरे पर झुर्रियाँ भरी थी। पूरा शरीर हड्डी का ढांचा बन चुका था, बाल सफ़ेद थे और आवाज़ किसी बुज़ुर्ग इंसान की तरह महसूस हो रहा था। तभी साइड में खड़े एक बुज़ुर्ग ने एक और उंगली दिखाते हुए कहा, क्या कल रात तुम उस महल में उस औरत के साथ गए थे? शशि रंजन के सर के पीछे कुछ 20 कदम की दूरी पे वही 7 मंजिला महल टूटकर अब सिर्फ खंडर बन चुका था। क्या था उस महल की कहानी? क्यों शशि रंजन बूढ़ा हुआ था? बहुत से सवाल बाकी है, जल्दी इसका जवाब ढूंढेंगे। तो गाइज़, ये स्टोरी मैंने अपने दोस्त शशि रंजन से इंस्पायर होकर लिखी है। बाकी मुझे यार बताना ज़रूर कि ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी, ताकि मैं हॉरर में और थोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकूँ और बेटर कंटेंट बना सकूँ। तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए बहुत कीमती है भाई लोग।